हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट इन 1986। इसको प्रेसिडेंट एसेंट कब मिली थी? 19 मई 1986 को। तो यह एक्ट आया था। सबसे पहले तो मैं जानते कि एक्ट आया क्यों था। तो यह एक्ट आया था एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। ये किसकी राइट प्रोटेक्ट करता है? ये एक्ट मुस्लिम वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करता है हु हैव बीन डाइवोर्स्ड बाई, वो मुस्लिम वुमेन जिसको डाइवोर्स दिया गया हो, और हैव ऑब्टेन्ड डाइवोर्स फ्रॉम, या फिर जिसने डाइवोर्स लिया हो। किसने दिया हो डाइवोर्स, या डाइवोर्स किसे? फ्रॉम देयर हस्बैंड। तो यह मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन की, डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करता है। हम आगे इसके और ऑब्जेक्शन रीजंस को जानेंगे। तो यह एक्ट आया था इस केस के बाद, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। इस केस को आप ध्यान रखिए, यह केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है और हर बार प्री में या फिर मेंस में इसके बारे में पूछा जाता है। तो यह केस कब हुआ था? 1985 में ये केस मतलब ये केस खत्म हो गया था और इसकी जजमेंट आई थी 1985 में। तो फिर इस केस में क्या बताया गया? तो इस केस में हेल्ड किया गया दैट ऑल्दो द मुस्लिम लॉ लिमिट्स, जो मुस्लिम लॉ होता है वो मुस्लिम लॉ लिमिट्स कर देता है हस्बैंड की लाइबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस। यानी कि जो हस्बैंड की लाइबिलिटी होती है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की, उसको ये लिमिट कर देता है। किस हद में लिमिट कर देता है? जो यह जो पीरियड ऑफ इद्दत होती है उसके अंदर जो मुस्लिम हस्बैंड की लाइबिलिटी होती है उसको लिमिट कर देता है। द कोर्ट हेल्ड दैट इट वुड बी इनकरेक्ट एंड अनजस्ट। कोर्ट ने कहा था कि यह गलत होगा टू एक्सटेंड द अबव प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ टू केसेस इन विच द डाइवोर्स्ड वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। यानी कि हम जो मुस्लिम वुमेन है उसको सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही हम उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, यह चीज को हम उस एक्सटेंट तक लेके जाए, उस वुमेन के ऊपर अप्लाई करें जो अपने आप को अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही। हम उसको आफ्टर इद्दत पीरियड ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? फिर वो अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करेगी? फिर उस द डिग्निटी ऑफ दैट वुमेन इज एक्सटिंग्विश्ड। उसके बाद कोर्ट ने, द कोर्ट देयरफॉर केम टू द कंक्लूजन दैट इफ द डाइवोर्स्ड वाइफ इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, द हस्बैंड लाइबिलिटी सीजेस विद द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ इद्दत। यानी कि जो डाइवोर्स्ड वाइफ है जो कि एबल टू मेंटेन हरसेल्फ है, यानी कि जो अपने आप को मेंटेन कर पा रही है, उसके बाद जो हस्बैंड की लाइबिलिटी सीज हो जाएगी जैसे ही उसका इद्दत पीरियड खत्म होगा। लेकिन इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, लेकिन जो कि अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के, इद्दत पीरियड के खत्म होने के बाद अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है, तो शी इज एंटाइटल्ड टू हैव रिकोर्स टू सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो उसके बाद जो मुस्लिम वुमेन है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही इद्दत पीरियड के बाद, वो 125 का सहारा ले सकती है मेंटेनेंस के लिए। 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यह सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी बात करते हैं मेंटेनेंस की, वाइफ को जब मेंटेनेंस दी जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं, दिस डिसीजन हैज लेड टू सम कंट्रोवर्सी। यह डिसीजन आने के बाद कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी किसके ऊपर? एज टू द ओब्लिगेशन ऑफ द मुस्लिम हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस टू द डाइवोर्स्ड वाइफ। यानी कि जो मुस्लिम हस्बैंड की ओब्लिगेशन बनती है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की डाइवोर्स वाइफ के, उसके ऊपर सम कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसके बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद, ये जो केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, इसकी कंट्रोवर्सी के बाद यह एक्ट आया था। तो द बिल अकॉर्डिंगली प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग अदर थिंग्स। यह बिल किसके बारे में? बिल कौन सा बिल? जो इस एक्ट को पास करने से पहले जो बिल आया था पार्लियामेंट में, कौन सा एक्ट? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो इस बिल में नेमली क्या क्या कहा गया था? ए मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन। जो मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन होती है वो एंटाइटल होगी रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन। प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन की हम क्या बात कर रहे हैं? प्रोविजन होता है जैसे कि रीजनेबल प्रोविजन हम बोले तो जैसे किसी के पास घर नहीं है तो उसको शेल्टर प्रोवाइड करना, किसी के पास खाना नहीं है तो उसको खाना प्रोवाइड करना, कपड़े नहीं है तो कपड़े प्रोवाइड करना। यानी कि जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है वो हम उसकी बात कर रहे हैं। और नेसेसिटी ऐसी नहीं कि जो एक रिच फैमिली को मिलती है या फिर उसको, ऐसी नेसेसिटी जो कि एक रीजनेबल हो और फेयर हो।
तो हम बात करते हैं मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। यहाँ जो बात करता है ये बिल, यहाँ बात कर रहे हैं विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। फॉर्मर हस्बैंड मतलब जिसने उसको डाइवोर्स दे दिया गया, क्योंकि यह एक्ट सिर्फ डाइवोर्स वुमेन की बात करता है, इसलिए यहाँ पर आपको हर जगह फॉर्मर हस्बैंड मिलेगा। एंड इन केस शी मेंटेन्स द चाइल्ड बोर्न टू हर, अगर किसी केस में जो चाइल्ड उस जो वुमेन डाइवोर्स दिया गया उसके पास कोई चिल्ड्रन हो जो पैदा हुआ हो उस बोर्न हर बिफोर और आफ्टर हर डाइवोर्स, जो डाइवोर्स के बाद पैदा हुआ हो या डाइवोर्स के पहले पैदा हुआ, such reasonable provision and maintenance would be extended to a period of 2 years। यानी कि जैसे कि चाइल्ड आज बोर्न हुआ है, आज हम कोई भी तारीख मान लेते हैं, जैसे कि मान लो आज हम एक एक 23 मान लेते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2023। तो फिर उसको मेंटेनेंस कब तक मिलेगी, उसको 1 जनवरी 2025 तक उस चिल्ड्रन को मेंटेनेंस मिलेगी। शी विल आल्सो एंटाइटल टू महार और डावर। वो अब ये बात नहीं है कि भाई उसको हम मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द इद्दत पीरियड तो वो उसको डावर नहीं मिलेगा, वो डावर के लिए भी एंटाइटल होगी। एंड ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन टू हर, जो भी प्रॉपर्टीज उसको शादी के टाइम दी गई थी बाय हर रिलेटिव्स फ्रेंड्स हस्बैंड एंड द हस्बैंड रिलेटिव, तो उसके लिए भी लाइबल होगी। इफ द अबव बेनिफिट्स आर नॉट गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, she is entitled to apply to the magistrate for an order directing her former husband, देखो यहाँ पे फॉर्मर हस्बैंड की बात की गई है, फॉर टू प्रोवाइड फॉर सच मेंटेनेंस द पेमेंट ऑफ महार। यानी कि हम देखो इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले तो वो उसके विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत उसको मेंटेनेंस मिलेगी, और फेयर, ध्यान रखना, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस एंड मेंटेनेंस उसको ये मिलेगा। और फिर उसके बाद हम अगर उसके कोई चिल्ड्रन है जो कि 2 साल से नीचे है जिसकी उम्र, तो जब तक वो 2 साल का नहीं हो जाता उसको तब तक मेंटेनेंस मिलेगी। और दूसरी बात हम बात करें तो वो उसको डावर जो डिसाइड हुआ था या डिसाइड नहीं हुआ था, जो भी डावर उसका बनता है उसको डावर दिया जाएगा। और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या हस्बैंड के द्वारा दी गई थी तो उस प्रॉपर्टी पर भी उसका हक होगा। फिर इस बिल के अंदर जो दूसरी बात की गई थी, वेयर अ मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जब एक डाइवोर्स्ड जब एक डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत, जो ऊपर जो ये बात करता है विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, और यहाँ जो बात करता है वो बात करता है आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। तो जब एक मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत, द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड, मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है टू मेक एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस बाय हर रिलेटिव्स who would be entitled to inherit her property on her death according। देखिए यहाँ बात करता है उस पीरियड के बारे में जो कि इद्दत पीरियड के बाद का पीरियड है, और इसके अंदर मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है कि जो ऑर्डर होता है पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस का वो किसके द्वारा, मेंटेनेंस किसके द्वारा दिया जाए, उसके वुमेन की रिलेटिव्स के द्वारा। यहाँ हम मुस्लिम वुमेन के हस्बैंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं बाय हर रिलेटिव्स who would be entitled to inherit her property on her death। अब इसमें ये नहीं कहा गया है कि उसकी डेथ हो गई, डेथ ही हो गई तो फिर मेंटेनेंस की बात ही नहीं होती। इसमें हम एक लीगल फिक्शन मान के चल रहे हैं। लीगल फिक्शन कैसा कि जैसे ही मुस्लिम वुमेन की डेथ होती है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किसके अंदर इनहेरिट होगी, हम उसके हिसाब से बात, जो इसके लीगल हेयर है, यहाँ पर हम एक लीगल फिक्शन एक एजम्पशन मान रहे हैं, उसके हिसाब से उसको रिलेटिव्स को उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। अब हम जैसे किसी की बात, इफ एनी वन ऑफ सच रिलेटिव्स, जैसे कि जो उसका फर्स्ट क्लास लीगल हेयर है, अगर वो रिलेटिव इज अनेबल टू पे हिज और हर शेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज और हर नॉट हैविंग द मींस, यानी कि अगर उस रिलेटिव के पास मींस टू पे नहीं है और वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट वुड डायरेक्ट द अदर रिलेटिव्स हु हैव सफिशिएंट मींस टू पे द शेयर्स। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर देगा दूसरे रिलेटिव्स को जो कि सफिशिएंट है उसको पे करने के लिए। बट वेयर अ डाइवोर्स वुमन हैज नो रिलेटिव, जब उस वुमेन के पास कोई रिलेटिव नहीं है, एनी वन ऑफ देम हैज नो एंड मींस टू पे, यानी कि रिलेटिव है भी और लेकिन उसके पास मींस टू पे नहीं है, द मेंटेनेंस और अदर रिलेटिव्स हु हैव बीन आस्क्ड to pay the shares of the defaulting relatives also do not have the means to pay the share of the magistrate would order, तो magistrate order कर देगा the state work board
मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड टू पे द मेंटेनेंस ऑर्डर्ड बाय हिम। तो मजिस्ट्रेट स्टेट वक्फ बोर्ड को ऑर्डर कर देगा कि वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। द शेयर्स ऑफ रिलेटिव आर अनेबल टू, जब किसी के पास रिलेटिव के पास वो नहीं है पेंटेंस का, तो कौन प्रोवाइड करेगा? वक्फ बोर्ड उसको प्रोवाइड करेगा। फिर ये एक्ट, ये जो एक्ट है ये 1986 में 25th एक्ट है, यानी कि 25th नंबर पे एक्ट आया था। ध्यान रखना जब भी ये लिखा होता है ना एक्ट 25 ऑफ 1986 या जो भी नंबर लिखा, तो ध्यान रखना वो एक्ट उसके बाद बदलता है, यानी कि किस नंबर पर उस ईयर में किस नंबर पर आया था। The Muslim women bill having passed by both the House of Parliament, दोनों हाउस ने पार्लियामेंट ने इसको पास किया और उसके बाद इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 19 मई 1986 को। अब हम बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, इसको प्रेसिडेंट असेंट मिली थी 19 मई 1986 को, और ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन को। ठीक है, फिर ये एक्ट के वो बता दिया शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, एंड इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया। पहले यहाँ पर होता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जो कि 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके बाद उसको हटा दिया गया है। फिर हम यहाँ पे डेफिनेशन बात करते हैं। तो डेफिनेशन होती है डाइवोर्स, पहली बात करते हैं डाइवोर्स वुमेन की। तो डाइवोर्स वुमेन मीन्स अ मुस्लिम वुमेन हु वाज मैरिड अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना, अगर वो मैरिड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, अगर उसने मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग शादी की है तभी हम उसको कहेंगे, तभी वो उस एक्ट के अंदर मानी जाएगी। अगर उसने शादी की है स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो इसके अंदर नहीं आएगी, तो ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फिर वो मेंटेनेंस ले सकती है जैसे कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के हिसाब से, जैसे कि इग्नोर में होते हैं। एंड हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय, और डाइवोर्स किया गया, और हैज ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद मुस्लिम लॉ, यानी कि जिसने शादी भी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग की हो और जिसका डाइवोर्स भी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हुआ हो, वही वुमेन इस एक्ट के अंदर आएगी। फिर हम बात करते हैं इद्दत पीरियड, जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं, विद इन द इद्दत पीरियड, आफ्टर द इद्दत पीरियड। तो इद्दत पीरियड क्या होता है? तो इद्दत पीरियड मीन्स द केस ऑफ डाइवोर्स्ड वुमेन। इद्दत पीरियड कौन सा होगा? 3 menstrual courses after the date of divorce if she is subject to menstruation। अगर वो सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन है तो 3 मेंस्ट्रुएशन कोर्स को देखेंगे हम, वो उसका इद्दत पीरियड होगा। अगर कोई वुमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सब्जेक्ट टू नहीं है, यानी कि उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर नहीं है, तो हम उसको चेक करेंगे 3 लूनर मंथ आफ्टर हर डाइवोर्स। उसके 3 लूनर मंथ को हम देखेंगे, ये अप्रोक्स 90 मंथ ही होता है, अप्रोक्स 90 मंथ होता है। अगर प्री में क्वेश्चन आता है 90 मंथ्स का, ना सॉरी 90 मंथ कह रहा हूँ, 90 डे का अगर आता है तो उसके हिसाब से 90 डे कर देंगे। फिर तीसरा है इफ शी इज एनसेंट एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स द पीरियड बिटवीन द डाइवोर्स एंड डिलीवरी ऑफ हर चाइल्ड, यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट है उस डाइवोर्स के टाइम पर, तो जो हम इद्दत पीरियड क्या होगा, वो इद्दत पीरियड होगा डिलीवरी ऑफ हर चाइल्ड, यानी कि उसकी चाइल्ड की डिलीवरी हो जाए, और द टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए। यह हम टर्मिनेशन बात करते हैं प्रेगनेंसी की, वो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन की बात नहीं करते जो कि किसी डॉक्टर के पास जाके करा लिया जो भी कुछ है, ये हम टर्मिनेशन की बात करते हैं, नेचुरल टर्मिनेशन की। ठीक है, तो इद्दत पीरियड में क्या क्या आ गया, 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स हो जाएगा, या फिर 3 लूनर मंथ्स हो जाएगा, जो कि मैंने बताया आपको अप्रोक्स 90 मंथ्स होता है, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी चाइल्ड की डिलीवरी हो जाए या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए। फिर मजिस्ट्रेट, ध्यान रखना मजिस्ट्रेट मीन्स मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, या हम फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। अब आपको पता होगा कि जो जैसे कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो मामला चलता है वो भी फर्स्ट क्लास के सामने ही चलता है, तो यहाँ भी हम मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का। देखिए पहले सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1, ये चीज ध्यान रखना आप, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, यानी कि दूसरे लॉ में कुछ भी दिया गया हो, फॉर द टाइम बीइंग फोर्स अ डाइवोर्स्ड वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू, यानी कि दूसरे लॉ में कुछ भी दे रखा हो मेंटेनेंस के लेकर कुछ भी, जो कि इनके बारे में, इन 4 के बारे में अगर दूसरे लॉ में कुछ भी दे रखा वो लॉ अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ यही एक्ट का लॉ अप्लाई होगा। और हम क्या क्या बात करते हैं, सबसे पहले तो ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस एंड मेंटेनेंस, मैंने बता दिया था आपको प्रोविजन क्या होता है, जैसे कि किसी के पास घर नहीं है तो घर, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा, मकान नहीं है,
मतलब एक बेसिक नेसेसिटी की चीज को देना, एंड मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस देना टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड। यह हम बात करते हैं विद इन द इद्दत पीरियड की, यानी कि जो मुस्लिम फॉर्मर हस्बैंड था वो रीजनेबल और फेयर प्रोविजंस और मेंटेनेंस देगा उसको विद इन द इद्दत पीरियड। तो यहाँ पर हम विद इन द इद्दत पीरियड की बात कर रहे हैं, आफ्टर द इद्दत पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। वहन शी herself maintains the children, जब वो खुद मेंटेन कर रही है चिल्ड्रन को, born to her before और आफ्टर हर डाइवोर्स। देखो मैंने आपको बताया था जब मैं ऑब्जेक्ट एंड रीजन पढ़ा रहा था तब, कि जब कोई चाइल्ड होता है जो कि बोर्न हुआ है बिफोर और आफ्टर डाइवोर्स, ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड। यहाँ पे जो मेड की बात की गई है ना, कि मेड एंड पेड, देखो दो वर्ड यूज हुए हैं, तो ध्यान रखना मेड जो हुआ है वो कंटेक्स्ट किसके बारे में बात हुआ है, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन के कंटेक्स्ट में बात हुआ है। और जो पेड बात की गई है वो पेड की गई है मेंटेनेंस के बारे में, बाय हर फॉर्मर हस्बैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेट ऑफ बर्थ ऑफ सच चिल्ड्रन। तो पूछ लेंगे कि जो 2 साल है वो 2 साल किस कंटेक्स्ट में है, किस रिस्पेक्टिव में है, तो यानी कि जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है उस डेट से 2 साल तक उस चिल्ड्रन को भी मेंटेनेंस के लिए चिल्ड्रन एंटाइटल्ड होगा। मेंटेनेंस और रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस, चिल्ड्रन नहीं, उसकी जो मेंटेनेंस दी जाएगी वो उसकी मदर्स को दी जाएगी। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब चिल्ड्रन पेट में होता है तो चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड होता है वो जब वोम में होता है ना, तभी उसको मेंटेनेंस की जरूरत, तब उसको ये नहीं है कि तभी उसकी केयर रख लो मदर की सब कुछ हो जाए। जब चिल्ड्रन बोर्न हो जाते हैं तब भी मदर को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट चाहिए, प्रॉपर केयर चाहिए चाइल्ड चिल्ड्रन, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत होती है मदर को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट की जब चिल्ड्रन बोर्न हो जाते हैं। तो इसलिए ये कंटेक्स्ट दिया गया है कि 2 साल तक उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाए उस कंटेक्स्ट में चिल्ड्रन के बाद। फिर हम थर्ड बात करते हैं, एन अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ महार और डावर एग्रीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हर मैरिज और एट एनी टाइम। जैसे मैं बताया था कि भाई जो शादी के टाइम पे एग्री हो गया या फिर बाद में किसी उसमें एग्री हुआ उस डावर के बारे में, तो वो डावर दिया जाएगा। और ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन टू हर बिफोर और टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर हर मैरिज, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज दी गई है उसके रिलेटिव्स फ्रेंड्स के द्वारा जो भी, तो नोट विद नोट, ये ध्यान रखना, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, किसी भी लॉ में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। ये वहां पर जो भी मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा जो भी मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स दिया गया है तो वो मुस्लिम हस्बैंड विद इन द पीरियड ये सब चीजें देने के लिए लाइबल होगा, ठीक है। फिर हम दूसरे सब सेक्शन की बात करते हैं। देखो नोट विद स्टैंडिंग जो है, नोट विद स्टैंडिंग यहाँ पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 पर ही अप्लाई होगा, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 पे अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए सेक्शन 2 की बात करें तो हम, वेयर आर रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ महार और डावर ड्यू हैज नॉट बीन मेड और पेड है, यानी कि जो रीजनेबल और फेयर प्रोविजंस है और जो मेंटेनेंस है और अमाउंट ऑफ महार और डावर ड्यू हैज नॉट बीन मेड, मेड यानी कि रीजनेबल फेयर एंड प्रोविजंस, पेड यानी कि मेंटेनेंस, और द प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी उसके रिलेटिव्स ने दी थी, जो इसमें डी के बाद डी में जो थी इन क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 1 हैव नॉट बीन डिलीवर्ड टू इट, यानी जो हम ऊपर बात करते हैं सबसेक्शन 1 की, अगर वो डाइवोर्स वुमेन को नहीं दी गई है तो शी और एनी वन ड्यूली अथराइज्ड बाय हर मे ऑन हर बिहाफ, यानी कि वो खुद या फिर जो उसने ऑथराइज कर दी, कोई भी पर्सन को जो ऑथराइज कर दिया वो उसके बिहाफ पर मेक एन एप्लीकेशन टू अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन लगा सकती है। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट कौन होता है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, यहाँ पे मजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास का, फॉर एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ सच प्रोविजन एंड मेंटेनेंस। वो एप्लीकेशन लगा देगी मजिस्ट्रेट के सामने, किसके लिए, फॉर पेमेंट ऑफ सच प्रोविजन एंड मेंटेनेंस, महार और डावर, और द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टीज एज द केस में भी, तो वो उसके लिए एप्लीकेशन लगा देगी। फिर जो सबसेक्शन 3 है वो किसके बारे में बात करते हैं, वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड, यानी कि जो एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई गई है, जो सबसेक्शन 2 के अंदर जो एप्लीकेशन लगाई है मजिस्ट्रेट को, उसके लिए वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 2 बाय ए डाइवोर्स्ड वुमन, द मजिस्ट्रेट में इफ इज सेटिस्फाइड दैट, अगर मजिस्ट्रेट सर्टिफाइड हो जाता है दैट हर हस्बैंड हैविंग सफिशिएंट मीन्स, अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है और उसने फेल्ड कर दिया गया है, या फिर जानबूझ के मेक
और पे, यानी कि जानबूझ के रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस नहीं दिया, और पे नहीं किया क्या, मेंटेनेंस, हर विद इन द इद्दत पीरियड, यहाँ पे विद इन द इद्दत पीरियड की बात करता है, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस एंड मेंटेनेंस फॉर हर एंड द चिल्ड्रन, यानी कि उसको फेल कर दिया या नेगलेक्ट जानबूझ के उसको मेंटेनेंस नहीं दी, या फिर द अमाउंट ऑफ मार टावर नहीं दिया, या फिर जो भी प्रॉपर्टीज जो क्लोज डी के अंदर दे रखी थी वो नहीं दी, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है विद इन द 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, एक महीने के अंदर अंदर फाइलिंग एप्लीकेशन, जैसे कि आज एप्लीकेशन आई तो आज से एक महीने के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा डायरेक्टिंग हर फॉरन हस्बैंड टू पे सच रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन मेंटेनेंस टू डाइवोर्स वुमेन एज ही मे डिटरमाइन इट, यानी कि एक महीने के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर कर देगा, तो वही सब चीजें उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट फाइंड्स, अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि मैं इस एप्लीकेशन को एक महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, तो वो रीजंस देगा कि वो इस एक महीने के अंदर उस एप्लीकेशन को डिस्पोज क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। इफ एनी पर्सन अगेंस्ट whom एन ऑर्डर हैज बीन मेड, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट एक ऑर्डर हुआ है अंडर सबसेक्शन 3, फेल्स विदाउट सफिशिएंट काज टू कंप्लाई विद, अगर कोई मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अंदर विदाउट किसी सफिशिएंट कोज, बिना किसी सफिशिएंट रीजन के अंदर वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को नहीं मानते, यानी कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप इसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करो, आप इसको सामान दो, आप डावर दो, जो भी चीज बनती है वो आप इसको दो, और वो उसके अंदर फेल हो जाता है विदाउट सफिशिएंट कोज, विदाउट सफिशिएंट कोज के अंदर वो फेल हो जाता है, तो उसके बाद ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन्स, यानी कि जिस मैनर के अंदर हम फाइन लगाते हैं उसके ऊपर अंडर द सीआरपीसी के अंदर, एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और पार्ट ऑफ एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, यानी कि उसने या तो बिल्कुल ही अमाउंट नहीं दिया या फिर कुछ पार्ट नहीं दिया आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, तो उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलेगी फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और अनटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, यानी कि उसको 1 साल की पनिशमेंट मिल गई, और 1 साल की पनिशमेंट मिलने के बाद अगर वो पनिशमेंट की जैसे चल रही है और उसके बीच में उसको सब चीजें प्रोवाइड कर देता है, तब तक सब्जेक्ट टू सच पर्सन द सेंटेंस बीइंग इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द सेड कोड। ठीक है, तो उसको 1 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की, जो बात करता है ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। देखिए, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, फोरगोइंग प्रोविजंस मतलब जो हमने एक्ट किया, जो सेक्शन जैसे कि सेक्शन 3 किया हमने, तो नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि सेक्शन 3 में कुछ भी लिख रखा हो, और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग, या फिर किसी और अदर लॉ में कुछ भी लिख रखा हो, वेयर ए मजिस्ट्रेट, जहाँ पे एक मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि दैट ए डाइवोर्स वुमन हु हैज नॉट रीमैरिड, जिसने दोबारा शादी नहीं की है, एंड इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ आफ्टर द इद्दत पीरियड, और जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, देखो जो सेक्शन 3 बात करता था वो विद इन द इद्दत पीरियड की बात करता था, और जो सेक्शन 4 बात कर रहा है वो कर रहा है आफ्टर द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड मैंने आपको बताया था क्या क्या होती है, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर 3 लूनर मंथ्स, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी के टर्मिनेशन, डिलीवरी हो जाए या फिर चाइल्ड के टर्मिनेट हो जाए, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, तो ये इद्दत पीरियड की बात ही करता है। ही में जब देखो, जब मजिस्ट्रेट सर्टिफाई हो जाए कि जो डाइवोर्स हुई है, जिसने दोबारा शादी नहीं की है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो आफ्टर द पीरियड ही में मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है डायरेक्टिंग सच ऑफ हर रिलेटिव्स एज वुड बी एंटाइटल्ड, जो मैं आपको ऑब्जेक्ट एंड डिटेल्स बता रहा था, मैंने बताया था कि जो भी रिलेटिव्स होंगे एज वुड बी एंटाइटल्ड टू इनहेरिट हर प्रॉपर्टी, जो कि इनहेरिट होगी। देखो यहाँ पे लीगल फिक्शन है, मैंने उस टाइम बताया था आपको, यहाँ पे वुमेन मरी नहीं, डेथ नहीं हुई है वुमेन की, या फिर जस्ट एक लीगल फिक्शन है। inherit her property on her death according to Muslim law to pay, यानी कि जो आफ्टर द इद्दत पीरियड होता है ना, तो आफ्टर द इद्दत पीरियड उसको जो मेंटेनेंस देगा उसको कौन देंगे, और रिलेटिव्स देंगे ऑन हर डेथ, यानी कि जो भी इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी उसके हिसाब से वो उसको मेंटेनेंस देंगे। To pay such reasonable and fair maintenance to her as he may determine fit
एंड प्रॉपर हैविंग रिगार्ड्स टू द नीड ऑफ द, जो भी डाइवोर्स वुमेन की नीड होगी उसके हिसाब से, द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंजॉयड बाय हर ड्यूरिंग हर मैरिज, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसकी इंजॉय की जा रही है उसके हिसाब से वो उसको मेंटेनेंस दे देंगे। ये नहीं है कि नॉर्मल लाइफ, जैसे कि कोई मुस्लिम वुमेन है वो एक नॉर्मल लाइफ इंजॉय कर रही है उस शादी के टाइम, लेकिन जब उसका डाइवोर्स होता है तो वो रिलेटिव से मेंटेनेंस क्लेम करती है एक शाही लाइफ जीने के लिए, तो ऐसा नहीं है। Shall be payable by such relatives in the proportion in which they would, वो उस proportion में उसको इन्हें मेंटेन करेंगे जिस proportion में जिस प्रॉपर्टी जिस रिलेटिव्स को मिलेगी, ठीक है। Provided that where such divorced woman has children, the magistrate shall order only such children to pay maintenance to her, and in the event of any such children being unable to pay such maintenance, अगर मान लीजिए अगर कोई चिल्ड्रन है उसके वुमेन के पास, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा कि एट द इवेंट कि सच चिल्ड्रन बीइंग अनेबल टू पे सच मेंटेनेंस, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर द पेरेंट। देखिए सबसे पहले तो अगर कोई चिल्ड्रन है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा उस चिल्ड्रन को कि वो अपनी मदर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। अगर वो चिल्ड्रन अनेबल है टू पे सच मेंटेनेंस, वो ऐसा मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो द मजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर द पेरेंट्स ऑफ द डाइवोर्स वुमेन, तो उसके बाद वो जो डाइवोर्स वुमेन है उसके पेरेंट्स को ऑर्डर करेगा कि आप मेंटेनेंस दीजिए। Provided that if any of the parents, अगर parents भी unable है to pay his or her share of the maintenance order, the magistrate on the ground of his or her not having the means to pay the sum, the magistrate may on proof of such inability being furnished to him, यानी कि अगर पेरेंट्स भी अनेबल है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई कर लेगा कि हाँ भाई ठीक है मजिस्ट्रेट अनेबल है उसको मेंटेनेंस करने के लिए, ऑर्डर दैट द शेयर ऑफ सच रिलेटिव्स, एक सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट किसको कहेगा, सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट कहेगा चिल्ड्रन को कि भाई अपनी मदर को मेंटेनेंस दे। अगर चिल्ड्रन मेंटेन नहीं कर पाता अपनी मदर्स को तो फिर उसके बाद कहेगा वो पेरेंट्स को, पेरेंट्स उसको मेंटेन करेंगे। अगर पेरेंट्स भी उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो उसके बाद चिल्ड्रन करेगा शेयर ऑफ सच रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव्स को कि रिलेटिव उसको मेंटेनेंस देके। फिर उसके बाद मेंटेनेंस अगर रिलेटिव्स भी नहीं कर पाए, वेयर अ डाइवोर्स वुमन इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ एंड शी हैज नो रिलेटिव्स, अगर उसके पास रिलेटिव ऐसे रिलेटिव नहीं और सच अगर रिलेटिव है ही नहीं और ऐसे रिलेटिव है और एनी वन ऑफ देम हैव नॉट एनफ मींस, जिसके पास एनफ मींस नहीं है टू पे द मेंटेनेंस ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट और अदर रिलेटिव्स हैव नॉट मींस share of those relatives whose shares have been ordered by the magistrate to be paid by such, अगर रिलेटिव्स भी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे तो फाइनली द स्टेट वर्क बोर्ड उसको मेंटेनेंस देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वुमेन डोर टू डोर जा रही है और मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रही है। उसके बाद हम सेक्शन 5 की बात करते हैं। ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे क्या बात है कि जो मुस्लिम वुमेन के पास ऑप्शन है कि वो इस एक्ट में ना जाकर किसके अंदर मेंटेनेंस क्लेम करे, सेक्शन 125 टू 128 ऑफ द सीआरपीसी, जो भी मेंटेनेंस की बात ही करता है। इफ ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जो फर्स्ट हियरिंग होती है एप्लीकेशन की उस डेट पर, अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 3, जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 है जिसके अंदर जब जब एप्लीकेशन लगाती है मुस्लिम वुमेन, अगर उसका हस्बैंड है उसको मेंटेनेंस करने के लिए मना कर देता है, तो if on the date of the first hearing of the application under subsection 2 of section 3 a divorced woman and her former husband, देखिए जो कब जाएगा 125 टू 128 में, जब एक डाइवोर्स वुमेन एंड हर फॉर्मर हस्बैंड, यहाँ पे और नहीं है यानी कि किसी एक की एप्लीकेशन लगाने से बात नहीं बनेगी, दोनों को लगानी पड़ेगी, एंड कर रहे हैं यहाँ पे, एंड हर हस्बैंड डिक्लेयर बाय एफिडेविट, किसके किसके द्वारा डिक्लेयर होगा, पहली बात है मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन और हर उसका फॉर्मर रेसिडेंट बाय एफिडेविट और एनी अदर डिक्लेरेशन इन राइटिंग, या फिर किसी और डिक्लेरेशन में इन राइटिंग में, इन सच फॉर्म, ऐसी फॉर्म में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो, आइदर ज्वाइंटली, या तो वो एफिडेविट लगाए ज्वाइंटली या फिर सेपरेटली, और देखो यहाँ पे और है, तो ज्वाइंटली और सेपरेटली, दैट दे वुड प्रेफर टू बी गवर्न बाय द प्रोविजंस, कि वो प्रेफर करते हैं कि वो गवर्न किए जाए किसके द्वारा, provisions of section 125 to 128 of the code of criminal procedure, and file such affidavit or declaration in the court hearing the application, the magistrate shall dispose of such application, उसके बाद magistrate उस application को dispose करेगा accordingly।
देखिए इसमें बात की गई है जब एक मुस्लिम हस्बैंड और एक मुस्लिम वुमेन, डाइवोर्स वुमेन, अगर एक एफिडेविट लगाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट या फिर कोई भी अदर डिक्लेरेशन राइटिंग के अंदर जो कि प्रिस्क्राइब की गई है, ज्वाइंटली लगा दिया तो या फिर सेपरेटली लगा दिया कि हम चाहते हैं कि हम गवर्न किए जाए किसके द्वारा, सेक्शन 125 टू 128 सीआरपीसी के द्वारा, ना कि हम इस एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाए। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट उसको सुनेगा और फिर उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर देगा। देखिए हम यहाँ बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात मैंने आपको बताया था जब हम मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया था मैंने कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, यानी कि अगर कोई एप्लीकेशन चल रही है मान लो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन चल रही है वो भी देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने चल रही है। और जो सेक्शन 125 टू 128 सीआरपीसी की बात करता है तो वो भी किसके अंदर चलेगी, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंदर चलेगी। तो अगर कोई भी ऐसा वो जो हस्बैंड है वो ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि उसके अंदर जेएमआईसी के अंदर पावर नहीं है या फिर वो कम्पिटेंट नहीं है वो उस एप्लीकेशन को सुनने के लिए, वो कम्पिटेंट है। फिर इसको डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग बता दी, एप्लीकेशन मींस द डेट फिक्स्ड इन द सम्मन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट टू द एप्लीकेशन। फिर है पावर टू मेक रूल्स, तो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दे इन द ऑफिशियल गैजेट्स मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। या पढ़ लीजिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसलेशन प्रोविजंस। Every application by a divorced woman under Section 125 or under Section 127 of the Code of Criminal Procedure pending before a magistrate on the commencement of this Act, वही बात है जो मैंने आपको बताई थी, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन है वो जो कि पेंडिंग है 125 में या फिर 127 के अंदर सीआरपीसी के अंदर ऑन द कमेंस, यानी कि जिस दिन ये एक्ट आया था, और ये एक्ट कब आया था जो मैंने आपको बताया था, ये एक्ट आया था 19 मई 1986 को। तो यानी कि उस दिन अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है मजिस्ट्रेट के सामने तो नोट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दैट कोड, यानी कि सीआरपीसी में कुछ भी दे रखा हो एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 इस एक्ट के बारे में बात करता है जो कि बताते हैं कि भाई जो सेक्शन 25 से 128 में गवर्न हो जाएंगे अगर उसने एफिडेविट दे रखा हो, बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सच मजिस्ट्रेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। तो उसके बाद वो उसी मजिस्ट्रेट के जो मजिस्ट्रेट दे रखे यानी कि जीएमआईसी उसके अकॉर्डिंग उसको केस को डिस्पोज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्ट 1986 एक्ट। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।